हेलो व्यूअर्स। आज पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पिछले चर्चाओं की कड़ी को कंटिन्यू करते हुए आज मैंने चर्चा के लिए विषय चुना है मुद्रा का प्रचलन वेग, जिसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के तहत मुद्रा की पूर्ति अध्याय में किया जाता है। तो आज हम लोग यहाँ जानेंगे इस वीडियो में कि मुद्रा का प्रचलन वेग क्या है, मुद्रा का आय प्रचलन वेग क्या है। मुद्रा का आय प्रचलन वेग सामान्य ये मुद्रा का प्रचलन वेग, जिसे हम लोग मुद्रा के नकद भुगतान वेग भी कहते हैं, उससे किस प्रकार अलग है। प्रचलन वेग को आखिर हम लोग मापते ही क्यों हैं, क्या उपयोगिता है उसकी एक अर्थशास्त्री के लिए या किसी अर्थव्यवस्था के लिए। फिर हम लोग देखेंगे कि प्रचलन वेग के निर्धारक तत्व क्या हैं, या उसे निर्धारित करने वाले या उसे प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हो सकते हैं या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मुद्रा का प्रचलन वेग आखिर है क्या। तो मुद्रा का प्रचलन वेग, आप लोग जानते हैं कि मुद्रा विभिन्न हाथों से गुजरती है। एक ही मुद्रा भुगतान के लिए या निवेश के लिए या जो भी उसका उपयोग है, उस आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किसी निश्चित समय में विभिन्न हाथों से होकर गुजरती है। तो वही चीज़ एक निश्चित समय में कोई या किसी मुद्रा की कोई इकाई कितने हाथों से गुजरती है, तो यही उस मुद्रा का उस निश्चित समय अवधि के लिए प्रचलन वेग कहलाता है। जैसे हम लोग मान लें कि कोई 1 रुपया का मुद्रा है, 20 आदमी के हाथों में 1 घंटे में गुजर जाता है, तो उस 1 घंटे के लिए उस मुद्रा की इकाई की प्रचलन वेग जो है वो 20 के बराबर होगी, क्योंकि वो 20 हाथों से गुजरी है, 20 बार उसका प्रयोग हुआ है भुगतान के लिए। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि हम लोग इसमें चलार्थ मुद्रा या चलायमान मुद्रा को ही शामिल करते हैं प्रचलन वेग के माप में, संचित मुद्रा को नहीं। संचित मुद्रा हम वैसे मुद्राओं को कहते हैं जो बैंक या किसी संस्था के पास या किसी व्यक्ति के पास संचित रहती है, जिसका प्रयोग भुगतान में नहीं होता। ठीक है, तो प्रचलन वेग समझ गए होंगे कि क्या है। क्योंकि नगद भुगतान को खास करके यहाँ कंसिडर किया जाता है, इसलिए इस मुद्रा के प्रचलन वेग को हम लोग मुद्रा के नगद भुगतान का वेग भी कहते हैं। अब चलिए एक नज़र में इन फैक्ट्स को देख लेते हैं। मुद्रा की विभिन्न इकाइयाँ लेन देन प्रक्रिया में कई हाथों से गुजरती है। इस प्रकार एक निश्चित समय अवधि में मुद्रा की एक इकाई औसतन जितने बार भुगतान के लिए प्रयोग की जाती है, उसे मुद्रा का प्रचलन वेग कहते हैं। प्रचलन वेग का संबंध चलायमान मुद्रा से है, स्थिर मुद्रा से नहीं, जो कि बैंकों, संस्थाओं, व्यक्तियों के पास संचित हैं। मुद्रा की सभी इकाइयों का प्रचलन वेग एक समान नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है कि मुद्रा की सभी इकाइयों का प्रचलन वेग एक समान नहीं होता है। हो सकता है एक ही मूल्य का 2 नोट हो, जैसे 10 रुपये का सिक्का भी बाजार में है और 10 रुपये का नोट भी बाजार में है, दोनों का प्रचलन वेग हो सकता है अलग अलग हो। इसका तात्पर्य यही है। प्रचलन वेग मुद्रा के विभिन्न रूप व प्रयोग के अनुसार
अलग अलग होते हैं, जिनके सामूहिक औसत वेग को प्रचलन वेग कहते हैं। जब अलग अलग होंगे तो हम लोगों को औसत निकालना ही होगा और उस औसत वेग को हम लोग प्रचलन वेग कहेंगे। और इस प्रकार यह मुद्रा के नगद भुगतान वेग को व्यक्त करता है, जैसा मैंने बताया। चलिए अब देखते हैं एक उदाहरण, जैसा कि उदाहरण अभी मैंने भी दिया था। पहले एक उपयोगिता देख लेते हैं। उपयोगिता की इसका माप हम लोग करते क्यों? माप करते हैं अर्थव्यवस्था में मुद्रा की प्रभावकारी पूर्ति या प्रभावपूर्ण पूर्ति अर्थव्यवस्था में कितनी है। इस बात की जानकारी के लिए हम लोग मुद्रा के प्रचलन वेग की सहायता लेते हैं। तो ये हम लोगों किस प्रकार सहायता करता है? मान लीजिए कोई वही एक जैसे यहाँ पे उदाहरण है कि 100 रुपये का नोट है और 5 व्यक्ति के हाथ से गुजरती, तो प्रचलन वेग तो 5 हुई, लेकिन प्रभावकारी पूर्ति कितनी हुई? तो 100 को हम लोग 5 से गुना करेंगे, अर्थात 500 रुपये के बराबर उस मुद्रा की आपूर्ति हुई उस अर्थव्यवस्था में उस निश्चित समय पर। ठीक है, तो इस प्रकार जो है एक सूत्र भी है जिसके आधार पर इस प्रचलन वेग को मापा जा सकता है। जैसे कि मुद्रा 2 प्रकार के होंगे, एक तो जो प्रचलन में है विधिग्राह्य मुद्रा करेंसी है, और दूसरा साख होता है जो बैंक से अर्जित करते हैं। साख मीन्स कर्ज जो बैंक देता है अपने ग्राहकों को। तो मान लीजिए उस मुद्रा की मात्रा विधिग्राह्य मुद्रा की मात्रा अर्थात करेंसी की मात्रा m है और सृजित साख की मात्रा m' है। विधिग्राह्य मुद्रा का प्रचलन वेग v है और साख मुद्रा का प्रचलन वेग v' है। तब मुद्रा की पूर्ति जो है mv प्लस m' v' के बराबर होगा। mv मतलब विधिग्राह्य मुद्रा और विधिग्राह्य मुद्रा के चलन वेग का गुणनफल, उसमें हम लोग जोड़ देते हैं साख मुद्रा की मात्रा और उसके चलन वेग के गुणनफल को। इस प्रकार हम लोगों को अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा के प्रभावकारी पूर्ति की माप प्राप्त होती है। ठीक है, तो यही मुद्रा के प्रचलन वेग की उपयोगिता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मुद्रा का आय प्रचलन वेग क्या होता है। मुद्रा का आय प्रचलन वेग जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको राष्ट्रीय आय से संबंधित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार मुद्रा का प्रयोग केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं में देखा जाता है जो किसी निश्चित अवधि में राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं। ठीक है, इस रूप को ज्ञात करने के लिए प्रचलन वेग को राष्ट्रीय आय से संबंधित किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा का प्रयोग केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं में देखा जाता है जो किसी निश्चित अवधि में राष्ट्र की आय में सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः वो 1 वर्ष की अवधि होती है, जैसे हम लोगों के इंडिया में GDP या GNP जानने के लिए या NNP जानने के लिए। तो उस 1 वर्ष की अवधि में हम लोग जिन जिन वस्तुओं को काउंट करते हैं, अंतिम वस्तुओं को शामिल करते हैं, तो उन्हीं वस्तुओं के क्रय विक्रय विनिमय में जितने मुद्रा का प्रयोग हुआ, बस उसी ट्रांजैक्शंस को हम लोग इसमें काउंट करते हैं मुद्रा के आय प्रचलन वेग में। तो चूँकि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होने वाली जो वस्तु और सेवा है उसका आकार जो है समस्त लेन देन के आकार से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय आय में नॉर्मली अंतिम वस्तुओं को ही शामिल करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो स्वाभाविक रूप से समस्त लेन देन से वो इसका आकार छोटा होगा। तो अच्छा, तो हम लोग इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाने वाली कुल वस्तु की मात्रा अगर Q है और सामान्य कीमत स्तर P है, तो राष्ट्रीय आय बाजार कीमत पर क्या हो जाएगी? Q और P का गुणनफल। अब सामान्य कीमत स्तर क्या है? सामान्य कीमत स्तर जो है एक निश्चित समय पर जो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाने वाली वस्तुएं हैं, बास्केट ऑफ गुड्स है, उसका एक औसत मूल्य होता है जो
इंडेक्स के आधार पर या सामान्यतः उसको वो एक काल्पनिक कीमत का स्तर होता है जो गुड्स का और सर्विसेज का जो बास्केट है जिसको हम लोग शामिल करते हैं राष्ट्रीय की गणना के लिए, उसका एक औसत मूल्य स्तर दिखाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य कीमत स्तर। उसको जब हम लोग कुल वस्तु के मात्रा से गुणा कर देते हैं तो हम लोगों को बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाता है। और जब उस राष्ट्रीय आय को हम लोग भाग दे देते हैं अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल मुद्रा की मात्रा से, तो हम लोगों को ये मुद्रा का आय प्रचलन वेग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ स्पष्ट है कि आय प्रचलन वेग जो है मुद्रा के नगद भुगतान वेग से क्या होगा? छोटा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि प्रचलन वेग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या है। तो सबसे पहली बात है कि भुगतान का तरीका। भुगतान का तरीका अगर नगद में होगा तो प्रचलन वेग अर्थव्यवस्था में ज़्यादा होगी। तरलता पसंदगी, अगर पब्लिक तरलता अर्थात नगद मुद्रा ज़्यादा पसंद करते हैं तो प्रचलन वेग ज़्यादा होगी। उपभोग प्रवृत्ति अगर ज़्यादा है लोगों में अर्थव्यवस्था में तो प्रचलन वेग ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग अपने आय का अधिकतर भाग उपभोग पर खर्च कर देंगे। अगर बचत प्रवृत्ति होगी तो प्रचलन वेग कम होगा। मुद्रा की मात्रा, अगर मुद्रा की मात्रा कम होगी अर्थव्यवस्था में तो प्रचलन वेग अधिक होगा। क्यों? क्योंकि वही जो मुद्रा की मात्रा है जो कि कम है, उसी का प्रयोग विभिन्न भुगतान में किया जाएगा, तो प्रचलन वेग स्वाभाविक रूप से अधिक हो जाएगा। और भविष्य में कीमत का अनुमान, अगर भविष्य में कीमत का अनुमान अगर बढ़ने का है, भविष्य का कीमत अगर बढ़ने का है तो अनुमान, तो क्या होगा? लोग अपनी खरीद बढ़ा देंगे, इस प्रकार प्रचलन वेग बढ़ जाएगा। और अगर घटने का है तो अपना खरीद जो है वो भविष्य पर टाल देंगे, इस प्रकार क्या होगा कि प्रचलन वेग घट जाएगा। उसी प्रकार है विकास दर। ठीक है, राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति अगर स्थिर है तो लोगों में विश्वास होगा एक दूसरे पर, उधार ज़्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी? प्रचलन वेग घट जाएगी। और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल अगर रहेगा तो प्रचलन वेग तेज होगा, ज़्यादा होगा। और कहते हैं साख मुद्रा की सुलभता। साख मुद्रा की सुलभता जितनी अधिक होगी उससे क्या होगी? प्रचलन वेग, साख मुद्रा अगर सुलभ होगी तो मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, प्रचलन वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और साख मुद्रा अगर सुलभ नहीं होगा तो प्रचलन वेग क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या है और इसको कौन कौन से तत्व प्रभावित या निर्धारित करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।